हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एमसीक्यूज और कुछ वन लाइनर्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑफ ओपन टेंडर्स पावर्स जेजी ऑफिसर्स हैविंग पावर्स अप टू द वैल्यू ऑफ टेंडर्स एक्सेप्टेड बाय। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओपन टेंडर्स के केस में जेजी ऑफिसर्स के लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज होते हैं वह एसएजी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, डीआरएम, एडीआरएम, सीडब्ल्यूएम। तो अगर यही क्वेश्चंस यहाँ पे एसएजी ऑफिसर्स के लिए पूछा जाए, तो एसएजी ऑफिसर्स के केस में यह पावर जो होगी वह पीएचओडी, सीएचओडी या एजीएम साहब के पास होगी। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, ओपन टेंडर्स के केस में जो जेजी ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो टेंडर्स वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ टेंडर, दैट इज द 4 करोड़ टू 20 करोड़ रुपीस। और एसएजी ऑफिसर्स के केस में अगर यह ओपन लाइन वर्क है तो उसके लिए टेंडर वैल्यूज 20 करोड़ टू 300 करोड़ रुपीस होगी। और अगर यह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क्स है तो इस केस में दैट वैल्यू विल बी 20 करोड़ टू 500 करोड़ रुपीस होगी। और इन दोनों केसेस में जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होगा एंड सिस्टर डिपार्टमेंट मस्ट बी एसएजी ऑफिसर्स। और जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज होंगे वह फॉर ओपन लाइन वर्क्स पीएचओडी, सीएचओडी या एजीएम होंगे। और जबकि कंस्ट्रक्शन वर्क्स रिलेटेड है तो उसके लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कंस्ट्रक्शंस इन एचएजी, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और यही सवाल अगर आपसे एचएजी ऑफिसर्स के लिए पूछा जाए तो एचएजी ऑफिसर्स के केस में जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज होंगे वह जीएम साहब होंगे। ठीक है, तो मैंने सभी एस्पेक्ट्स जो है क्वेश्चंस के कवर कर दिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर दैट इज एसएजी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। टू पैकेट सिस्टम मैंडेटरली फॉर वर्क्स वैल्यूइंग एंड अबव। तो टू पैकेट मोड ऑफ टेंडरिंग सिस्टम जो होता है दैट इज वर्क्स फॉर मोर देन व्हाट 50 lakhs, 2 करोड़, 5 करोड़ और नन ऑफ द अबव। तो टू पैकेट मोड ऑफ टेंडरिंग इज वर्क्स हैविंग वर्क्स वैल्यू दैट इज मोर देन 10 करोड़। तो इसका आंसर नन ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज फॉर मोर देन 10 करोड़ रुपीस वर्क्स का जो काम है उसके लिए जो है टू पैकेट टेंडरिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एलिजिबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्क्स वैल्यूइंग अप टू। ऑप्शन दिया है 10 lakhs, 50 lakhs, 5 करोड़, नन ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एलिजिबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्क्स वैल्यूइंग अप टू व्हाट 50 lakhs। so ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो सिंपल क्वेश्चन और रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडर नोटिस पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंडर नोटिस पीरियड इन केस ऑफ लार्ज वर्क्स शुड नॉट बी लेस देन 1 month, 21 days, 14 days, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 1 month। तो टेंडर नोटिस पीरियड इन केस ऑफ लार्ज वर्क शुड नॉट बी लेस देन 1 month। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको, अप टू 1 करोड़ अगर बात करें यहाँ पे, तो 21 days का टेंडर नोटिस पीरियड होगा। एंड अप टू 1 करोड़ 21 days का नोटिस पीरियड विदाउट फाइनेंशियल concurrence, and with financial concurrence it will be a 14 days. So
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेंडर नोटिस पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 मंथ विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है अप टू 14 डेज विदाउट कंकरेंस विथ अप्रूवल ऑफ एसएजी अप टू द वैल्यू ऑफ वर्क्स 2 करोड़। नेक्स्ट है अप टू 21 डेज विदाउट कंकरेंस अप्रूवल ऑफ एसएजी अप टू द वैल्यू ऑफ वर्क्स 1 करोड़। In case of A and B, tenders should be invited through e-tenders only. All are correct. तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप टू 14 डेज विदाउट कंकरेंस। यह विदाउट वर्ड्स जो है यह गलत है। यहाँ पे अप टू 14 जो डेज होता है विथ कंकरेंस होता है, विथ फाइनेंशियल कंकरेंस अप टू 14 डेज होता है विथ अप्रूवल ऑफ एसएजी अप टू द वैल्यू ऑफ वर्क्स 2 करोड़। एंड अप टू 21 डेज होगा विदाउट कंकरेंस। अप टू 21 डेज विदाउट कंकरेंस होगा अप्रूवल ऑफ एसएजी अप टू द वैल्यू ऑफ 1 करोड़। रेस्ट जो प्रोसेसेस हैं दैट मीन्स व्हाट, टेंडर का मोड ऑफ इनविटेशन वह ई टेंडरिंग के थ्रू ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड ऑफ टेंडरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट सभी चीज़ें करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो अप टू 14 डेज का केस है वह विद फाइनेंशियल कंकरेंस होगा, क्योंकि जल्दी होना है तो विद फाइनेंशियल कंकरेंस होगा, थोड़ा देर से हो रहा है तो विदाउट फाइनेंशियल कंकरेंस हो रहा है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप यहाँ पे आपकी नज़र पड़नी चाहिए लिमिटेड टेंडर्स। तो कॉलिंग ऑफ लिमिटेड टेंडर्स की बात हो रही है। फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स PHOD इज हैविंग पावर्स अप टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन द केस ऑफ लिमिटेड टेंडर्स PHOD सर के पास जो है तो कितनी पावर्स होती है, दैट मीन्स व्हाट SOP की बात हो रही है यहाँ पे। तो फुल पावर्स 50 lakhs टू 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, 7.5 करोड़ टू 15 करोड़, 1.5 करोड़ टू 7.5 करोड़। तो इस केस में लिमिटेड टेंडर के केस में अगर बात करें यहाँ पे तो PHOD और CHOD हैव अ पावर्स ऑफ 1.5 करोड़ टू 7.5 करोड़। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पावर्स टू कॉल लिमिटेड टेंडर्स फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो JAG और सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं तो उनके लिए अप टू 50 लाख रुपीस होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो 50 लाख टू 1.5 करोड़ जो होता है वो SAG लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, 50 लाख टू 1.5 करोड़ DRM ADRM CWM, और 1.5 करोड़ टू 7.5 करोड़ जो होता है वह PHOD और CHOD रैंक के ऑफिसर्स के लिए होता है। और फुल पावर्स जो होता है वह CAO CN के लिए होता है, दैट मीन्स व्हाट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन, इनके पास होती है फुल पावर्स होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है PHOD CHOD के लिए, तो 1.5 करोड़ टू 7.5 करोड़ आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन जो है CAO कंस्ट्रक्शन के लिए पूछता तो इसके लिए आंसर क्या होता, फुल पावर्स। ओके, तो यहाँ देखिए एक फ्लाइट से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। एटलीस्ट नेम्स शुड बी ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 10, 26, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यहाँ टेंडर नोटिस पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि लिमिटेड टेंडर के केस में जो टेंडर नोटिस पीरियड दैट शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 21 डेज, 14 डेज, 7 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर द लिमिटेड टेंडर टेंडर नोटिस पीरियड शुड नॉट बी लेस देन व्हाट, 14 डेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स का केस है यहाँ पे, तो JG ऑफिसर्स की SOP की बात की जा रही है। फुल पावर्स 50 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, नील पावर्स।
तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स के केस में जेजी ऑफिसर्स हैव नील पावर्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, स्पेशल लिमिटेड टेंडर का केस है। तो इस केस में जो CAO कंस्ट्रक्शंस एंड PHOD हैव फुल पावर्स, वेयर एज DRM, ADRM, CWM दैट मीन्स SHG ग्रेड्स के पास होते हैं अप टू 10 लाख रुपीस का पावर होता है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नील पावर्स। CAO constructions and PHOD have full powers, DRM, ADRM, CWM in SHG up to 10 lakh rupees। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स विच इज इनकरेक्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप पे इनकरेक्ट भी नजर पड़नी चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है। एसोसिएट फाइनेंस कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड, तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर के केस में एसोसिएट फाइनेंस कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड। टेंडर नोटिस पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 14 डेज, इसको हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया था इस एज फॉर्म ऑफ MCQ। Inviting tenders should preferably be more than 6 but not less than 4। All are correct। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, एसोसिएट फाइनेंस कॉन्करेंस रिक्वायर होता है, टेंडर नोटिस पीरियड जो है 14 डेज से कम नहीं होना चाहिए, और इनवाइटिंग टेंडर्स प्रेफरेबली जो होना चाहिए वह 6 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम 4 तो होना ही चाहिए, या 4 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल टेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगल टेंडर इन ओपन लाइन की बात हो रही है, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। PHOD अप टू 20 लाख रुपीज पर केस विथ एनुअल सीलिंग ऑफ 1 करोड़। तो जो PHOD CHOD हैं उनके लिए SOP की बात करें अगर, तो 20 लाख रुपीज पर केस, अप टू 20 लाख रुपीज पर केस विथ एनुअल सीलिंग ऑफ 1 करोड़। DRM have up to 10 lakh rupees per case with annual ceiling of 50 lakh। JAG have nil powers and all are correct। तो इस केस में सिंगल टेंडर के केस में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, JG have no powers, DRM has 10 lakh rupees per case with annual ceiling of 50 lakh and 20 lakh rupees per case with annual ceiling of 1 करोड़। तो मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है यहाँ पे, 20 लैक्स पर केस है, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो 1 करोड़, और 10 लाख रुपीस पर केस मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो 50 लाख रुपीस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर 3 सिमिलर वर्क्स 30% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ टेंडर, 2 सिमिलर वर्क्स 40% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ टेंडर, 1 सिमिलर वर्क्स 70% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ टेंडर, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के केस में कौन सा इनकरेक्ट है, तो फॉर 1 सिमिलर वर्क that is what 60% of advertised value of tenders, it must be about 60%, it must be a 60% of advertised value of tenders, so option number C is incorrect। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेक्निकल एलिजिबिलिटी substantially completed work means an ongoing work is in which payment is equal to or more than dash dash of present contract value excluding price variation clause। तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सब्सटेंशियली कंप्लीटेड वर्क, सब्सटेंशियली कंप्लीटेड वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स एन ऑन गोइंग वर्क इन विच पेमेंट इज इक्वल टू और मोर देन 90% ऑफ द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो 90% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, PVC स्टैंड्स फॉर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हलवा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट प्राइस वेरिएशन क्लॉज। नेक्स्ट अभी हमने टेक्निकल एलिजिबिलिटी की बात करी, अभी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के अंदर दो टर्म आ रहे हैं,
यहाँ पे V और N। तो इस केस में द टेंडरर मस्ट हैव मिनिमम एवरेज एनुअल कॉन्ट्रेक्चुअल टर्नओवर ऑफ V by N और V विच एवर इज लेस। यहाँ V का मतलब क्या है और N का मतलब क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो V इज नथिंग बट अ एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर्स इन करोड़। ठीक है, V का मतलब क्या है, एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर्स। और N की अगर बात करें तो N इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ ईयर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क फॉर विच बिड्स हैव बीन इनवाइटेड। तो V का मतलब एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर हो गया। ठीक है, V का मतलब क्या हो गया, एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर। और N का मतलब हो गया कि उस काम को करने में कितना टाइम चाहिए, उसको कितना टाइम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। B stands for advertised value of tender. N stands for number of the years prescribed for completion of the work for which bids have been invited. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ बिड कैपेसिटी की बात की जा रही है। Bid capacity is required for tenders having advertised value of dash dash and above 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। ठीक है, तो बिड कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। तो बिड कैपेसिटी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन बिड कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर टेंडर्स हैविंग एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट 20 करोड़। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 20 करोड़ एंड अबव के टेंडर्स पर जो है तो बिड कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। तो बिड कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। तो बिड कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाई 2 माइनस 0.33 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई B। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बिड कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक ही बात करें अगर, तो एक ही बात करें अगर, तो ए इज नथिंग बट अ पेमेंट रिसीव्ड इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, कितना पेमेंट उसको रिसीव हुआ, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट रिसीव हुआ आउट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें हम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको मैक्सिमम कितना पेमेंट रिसीव हुआ, दैट विल बी आवर ए। एन की बात करें तो एन आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क्स, दैट विल बी एन। तो ए सपोज 25 लाख रुपए हुआ, एन सपोज 3 इयर्स का वर्क उसको कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 25 लाख और सपोज एन जितना भी है दैट मीन्स व्हाट 3 और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस 0.33 एन वही है, एन दैट मीन्स व्हाट नंबर ऑफ ईयर्स जितना भी लगेगा। और बी की अगर बात करें तो बी इज नथिंग बट अ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट, मतलब उसका भी जो भी काम उसने आगे करना है उसको, ठीक है, या वर्क इन प्रोग्रेस में है जो भी। तो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ ऑन गोइंग वर्क्स एंड वर्क्स अवॉर्डेड बट एट टू कंप्लीट या एट टू स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है उसके, और भी जो उसको वर्क्स अवार्ड हो चुका है और उसको अभी स्टार्ट करना है, तो उन सब का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वर्क्स वैल्यू, दैट विल बी बी। तो इस तरह से इसको हम बिट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर जो है तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू नॉमेनक्लेचर ऑफ ईएमडी। तो ईएमडी दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का नया नाम क्या रखा गया है। तो इट विल बी अ बिड सिक्योरिटी। आप सभी को पता होगा बिड सिक्योरिटी इज नथिंग बट अ ईएमडी, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी टू बी कलेक्टेड इज। तो मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी कितना कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। तो मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी टू बी कलेक्टेड इज 1 करोड़, दैट इज व्हाट 1 CR। ठीक है, तो मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी दैट इज व्हाट 1 करोड़, 1 CR। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा दैट इज 1 CR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बिड सिक्योरिटी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू 1 करोड़। अगर परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू 1 करोड़। तो बिड सिक्योरिटी इसके लिए जो होगा दैट विल बी अ 2%। कितना होगा? 2%। सो आंसर विल बी अ 2%। ये भी याद रखिएगा आप, एमसीक्यूज के फॉर्म के क्वेश्चंस में जो है तो इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जैसा कि अभी आपको बताया, अगर अप टू 1 करोड़ है तो 2% हो गया बिट सिक्योरिटी, और बियॉन्ड 1 करोड़ अगर हो गया यहाँ पे तो बियॉन्ड 1 करोड़ द परसेंटेज ऑफ द बिट सिक्योरिटी कितना होगा। तो बियॉन्ड 1 करोड़ के केस में जो बिट सिक्योरिटी होगा दैट विल बी अ 0.5%। दैट विल बी अ 0.5%। तो इसको भी याद रखना है आपको। अप टू 1 करोड़ के लिए दैट विल बी अ 2%, एंड बियॉन्ड 1 करोड़ है अगर तो 0.5%। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। बिड सिक्योरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो बिड सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑप्शन दिया है स्टार्टअप्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिप। डिप इज नथिंग बट अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ठीक है, तो स्टार्टअप्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिप, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 50% ऑफ द बिड कैपेसिटी, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट ₹10, ऑल आर करेक्ट। तो बिट सिक्योरिटी का केस जो है तो इस केस में जो राउंडिंग ऑफ वैल्यूज होता है उसका नियरेस्ट ₹100 होता है। कितना? 100। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, दैट मस्ट बी अ 10, दैट मस्ट बी अ 100। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ वैल्यूज जो होगा इसका नियरेस्ट टू ₹100 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। परफॉर्मेंस गारंटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता रहता है ये। परफॉर्मेंस गारंटी इज इक्विवेलेंट ऑफ डैश डैश ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू। तो परफॉर्मेंस गारंटी इज नथिंग बट अ 3% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू, सॉरी 5% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सक्सेसफुल बिडर शुड सबमिट परफॉर्मेंस गारंटी विद इन डैश डैश डेज। तो सक्सेसफुल बिडर शुड सबमिट परफॉर्मेंस गारंटी विद इन 21 डेज। तो 21 डेज के अंदर जो है उसको परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, सबमिट करना होता है। 21 डेज के अंदर उसको परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करना होता है। ठीक है, और इस केस में अगर वह सबमिट नहीं कर पाता तो 21 डेज से 60 डेज के बीच में जो है उसको पीनल इंटरेस्ट लगता है 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से उसको पीनल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चंस अब यहीं हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज वीडियो इज बिकमिंग वेरी लेंदी। तो 21 डेज इसको देख लिया हमने। सक्सेसफुल बिडर शुड सबमिट परफॉर्मेंस गारंटी अप टू डैश डैश विद अ पीनल इंटरेस्ट ऑफ। तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे 21 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 21 से 60 दिन के बीच में उसको जो है तो 12% का पीनल इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, सो 21 डेज टू 60 डेज विद अ पीनल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। IRWCMS, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IRWCMS इज नथिंग बट अ इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जितने भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए एक आईटी पोर्टल बनाया गया, आईटी सोल्यूशन बनाया गया, दैट कवर्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी एज अ कंप्लीट आईटी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहीं पे हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। 25 मिनट का ये वीडियो है और इसमें हमने टोटल 26 क्वेश्चन कवर किए, लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन ऑन एवरेज हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।